Welcome to this Monday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market matters. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our direct landline numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक विशेष के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे टेलीफोन नंबर है 23314444, 23717106 और 23421050। इन नंबरों से पहले दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपको और हमारे श्रोताओं को भी दीपावली की शुभकामनाएं। जी नमस्कार, धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभ दिवाली और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के लिए चलते हैं अर्जुन चौधरी के पास। Maharaj trading is taking place at the BSE and NSE at the occasion of Deepavali. Sensex nears the 60,000 mark, Nifty above 17,750 level. The Indian share markets outperformed global peers in the period of Samvat 2078. During the period, domestic investors pumped more than 2.2 trillion rupees and demat account tally crosses 100 million mark. Asian share indices trade mixed and Brent crude oil prices slipped to $92 per barrel. दीपावली के उपलक्ष्य में मुहूर्त कारोबार बीएसई और एनएसई में अभी चल रहा है। सेंसेक्स 60,000 के स्तर के करीब पहुंच गया है। निफ्टी 17,750 के स्तर को पार कर गया है। संवत 2078 के दौरान भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन बाकी वैश्विक बाजारों से कहीं बेहतर रहा। इस दौरान घरेलू निवेशकों ने 2.2 ट्रिलियन रुपयों से अधिक बाजार में निवेश किए और डीमैट खातों की कुल संख्या 10 करोड़ को पार कर गई। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $92 प्रति बैरल के आसपास थी। In our top story, Maharaj trading at the occasion of Deepavali today started at the BSE and the NSE from 6:15 p.m. and it will end at 7:15 p.m. today. Maharaj trading 2022 was taking place across various segments like equity, commodity derivatives, currency derivatives, equity futures and options, and securities lending and borrowing when reports last came in. Sensex and Nifty both were trading more than 1% up. Sensex was trading near the 60,000 mark while Nifty was trading above 17,750 level. और इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, बता दें कि संवत 2078 की अवधि में भारतीय शेयर बाजार सबसे ज्यादा मजबूत रहे हैं और उनका प्रदर्शन बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतर रहा है। संवत 2078 का अंतिम कारोबारी सत्र 21 अक्टूबर 2022 को था। हालांकि इस दौरान सेंसेक्स में 1.27% और निफ्टी में लगभग 2% की गिरावट दर्ज हुई। लेकिन इसी दौरान मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स 23% लुढ़क गया। इसी दौरान MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 33% की भारी गिरावट में रहा और अमेरिका का प्रमुख सूचकांक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 13% के नुकसान में रहा। व्यापक बाजार की बात करें तो संवत 2078 में बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 1.16% कम हो गया, मिड कैप सूचकांक 4.5% के नुकसान में रहा और लार्ज कैप सूचकांक 1% की गिरावट में रहा। संवत 2078 में प्रमुख बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट में रहे और ये संवत 2071 के बाद पहला संवत है जब बाजार में गिरावट दर्ज हुई है। विश्व भर के शेयर बाजारों में गिरावट के प्रमुख कारण रहे मुद्रास्फीति, रूस और यूक्रेन का संघर्ष,
चीन में लॉकडाउन और सप्लाई चेन बाधाओं जैसे अन्य महामारी के पश्चात होने वाले प्रतिकूल प्रभाव। इस अवधि में घरेलू निवेशकों की मजबूती दिखाई दी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग 2 ट्रिलियन रुपए बाहर निकाले, जबकि इस निकासी की भरपाई करते हुए घरेलू म्यूचुअल फंडों ने भारतीय शेयर बाजार में 2.2 ट्रिलियन रुपए का निवेश किया। संवत 2078 में देश ने एक और विशाल उपलब्धि हासिल की। डीमैट खातों की कुल संख्या पहली बार 10 करोड़ के स्तर को पार कर गई। और हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। कोलकाता चलते हैं, अतानु शाह है हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आई अतानु फ्रॉम कोलकाता। माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेल्थ एंड सेकंड वन, हाउ वी डू इट क्रिएट एज ए एसेट? थैंक यू। जी, वेल्थ के मायने होते हैं कि जो आपके असेट्स होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते हैं। जैसे आपके रियल असेट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल असेट्स हो सकते हैं, या इंटेंजिबल असेट्स भी हो सकते हैं। रियल असेट्स जो फिजिकल असेट्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी है, गोल्ड है और चीजें हैं, ये सब आपके रियल असेट्स में आ जाते हैं। फाइनेंशियल असेट्स में आपके स्टॉक्स और बॉन्ड्स आ जाते हैं। हेलो। हाँ, मार्केट। जी, प्लीज कंटिन्यू यामिनी जी। इंटेंजिबल असेट्स में आपकी गुडविल आ जाती है। वेल्थ क्रिएशन एक प्रोसेस रहता है जिस तरीके से आप अपने पैसे को जमा करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि आगे वो आपको रिटर्न्स दे सके, उसको हम वेल्थ जनरेशन कहते हैं। और इसे धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। So speaking of asset classes and the return on investments, what would you advise investors, especially now that the market is bullish today, in that 1 hour of trade available, 527.53 points up, very briefly? Well, I think overall trades are bullish. It is Diwali, an occasion where most people like to trade well and book their profits also because it's considered good. And the businesses are looking forward with the earning seasons to show a very positive reflection. My next caller is Jitendra from Jaipur. Jitendra, warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to our expert. हाँ, थैंक यू। हाँ सर, अभी अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कौन से 3 सेक्टर होंगे जो अभी फिर से फ्रेश किया जा सकता है, नंबर 1। और कोई अभी रिजनेबल कोई प्राइस में कोई सेक्टर चल रहा है क्या? जी देखिए, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर 2 अच्छे सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है। कैपिटल गुड सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे तौर पे निवेश किया जा सकता है। अगर आप देखें तो ये दोनों अभी रीजनेबल हैं ज्यादातर। फार्मा सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर निवेश किया जा सकता है। और अब चलते हैं थाने, जहां से गुरुनाथ हैं हमारे अगले कॉलर। गुरुनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। एमिनी मैम को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैम, मेरा क्वेश्चन था, अभी ये जो लॉन्च किए थे स्कीम अपना ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट या इंटरनेट बैंकिंग यूनिट, तो मैडम ये जो जी पूछिए गुरुनाथ जी। शायद कुछ बाधा है। क्या आप बता सकती हैं कि जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं उनके प्रोमिनेंट फीचर्स क्या हैं और कैसे वो एक कंज्यूमर्स के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है फाइनेंसिंग में? जी देखिए, डिजिटल बैंकिंग का अर्थ है कि आप एक डिजिटल मीडियम, जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन है, इसके माध्यम से आप ट्रांजैक्ट कर सकें। देखा जाए तो आजकल अब आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी अमाउंट। ऐसे ही आप डिपॉजिट्स रिसीव कर सकते हैं। आप अपने जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, या कोई और सुविधा अगर आप ले रहे हैं, या सरकार से अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसके लिए फीस पे करना चाहते हैं, ये सभी उसके माध्यम से कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से जो बैंक्स हैं वो आपको जो डिपॉजिट और पैसा निकालने की सुविधा है वो डिजिटली मुहैया कराते हैं। ज्यादातर ट्रांजैक्शंस आपके आप जब एक वो देते हैं, अपना ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वो आपसे ओटीपी मांगते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो वो आपको
बैंक में सीधा ले जाते हैं और फिर वो एक OTP मांगते हैं और उसकी सुविधा से जब आप करते हैं तो वो सिक्योर ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपके पास SMS आता है और आप उसे पूरा कर पाते हैं। यामिनी जी, अभी जो हमने पढ़ा कि मुहूर्त ट्रेडिंग को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो संवत 2078 समाप्त हुआ 21 अक्टूबर को, उसमें भारत ने मेजरली आउट परफॉर्म किया है। हालांकि तो हल्की सी गिरावट आई 2% से कम की, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स 33%, ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स 23% गिरे। सो आपको लगता है कि आज के मुहूर्त ट्रेडिंग से कुछ इंडिकेशन मिल रही है कि आने वाला संवत भी भारत के लिए एक आउट परफॉर्मेंस का हम संभावना रख सकते हैं? ये देखिए, ये एक ऑस्पिशियस ट्रेडिंग के तौर पे होता है, जिससे एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग माना जाता है और हर एक बिजनेसेस में जैसे पूजा होती है दिवाली के दिन, उसी तरह से इस ट्रेडिंग को भी माना जाता है लक्ष्मी की पूजा के लिए। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग जरूर होता है कि जिस तरीके से आज होगी वैसे ही आने वाले वर्ष में मानी जाएगी कि ट्रेडिंग होगी। ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहे हैं भारत के, वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। अगर आप PMI इंडेक्स भी देखें तो जहां पे संसार भर में मंदी का भाग है, वहां पे यहाँ पे अभी भी एक्सपेंशनरी इकोनॉमी है 55 PMI पे। ये भी देखा गया है कि जो ग्रोथ सारी जगह श्रिंक कर गई है, अभी भी ग्रोथ रेट 7% से ऊपर माने जा रहे हैं। चैलेंजेस काफी बड़े हैं, जैसे एक एनर्जी क्राइसिस का चैलेंज है जिसमें क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ रही हैं, और एक इन्फ्लेशन का चैलेंज है जो अभी भी जो है जो इकोनॉमी है उसको जो है काफी हद तक तंग कर रहा है। पर अगर आप देखें तो क्योंकि काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, चाहे वो कंप्लायंसेस को लेकर के हों, सिंगल विंडो फ्रेमवर्क को लेकर के हो, गवर्नेंस को इम्प्रूव करने को लेकर के हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के हो, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हों जिसमें आयुष्मान भारत, PM सम्मान किसान योजना, उज्ज्वला योजना, लोगों तक टैप्स पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्टमेंट सागरमाला और भारतमाला प्रोजेक्ट्स के द्वारा, और कोशिश ये भी की गई है कि जो मुश्किल से मुश्किल डिसइन्वेस्टमेंट थे जैसे एयर इंडिया का, वो भी पूरा किया गया। एक और रिफॉर्म जिसमें पूरे भारत को एक तरह जोड़ करके रखा जाए, जिसमें हर एक प्रदेश एक सूत्र में बन सके, वो कोशिश की गई। चाहे वो आज आप डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कहें, चाहे आप वो GST के माध्यम से कहें, चाहे वन पावर वन ग्रिड के माध्यम से कहें, फोकस ये भी किया गया कि आगे के दूरदर्शी तौर पे देखते हुए रिन्यूएबल एनर्जीज में इन्वेस्ट किया जाए, AI पे निवेश किया जाए। इन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए जो ओवरऑल रिफॉर्म रहा है भारत का, वो काफी स्ट्रांग रहा है। जो भारत के प्रति एक फेवरेबल सेट रहता है वो ये है कि भारत की पॉपुलेशन काफी लार्ज है और वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे निर्भर है, तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन काफी ज्यादा है, तो वो अपने आप थोड़ी रिकवरी करती है। एक और खास बात जो सबसे भारत में रही कि इतना बड़ा पेंडेमिक आया कोविड, उसके बावजूद जो स्प्रेड था वो काफी हद तक कम रहा और उसको काफी हद तक नियंत्रण में रखा गया, और साथ ही साथ वैक्सीन लाई गई ताकि लाइव्स और लाइवलीहुड्स को बचाया जा सके, जिसकी वजह से रिकवरीज भी काफी फास्ट हुई। बूस्टर डोजेस और जो मेन डोजेस थी वो भी लोगों तक पहुंचाई गई, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिकवरीज रही हैं मार्केट्स के अंदर वो काफी स्ट्रांग रही हैं। अभी जो हाल ही में अर्निंग सीजन है वो भी एक पॉजिटिव रहा है। साथ ही के साथ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में भी ध्यान दिया गया है, जो पेस रखती हुई है प्रेजेंट चैलेंजेस के साथ और आगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बनाते हुए। जी, और अब हमारे एक श्रोता हैं गौरव, गाजियाबाद से काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गौरव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछिए। मैडम, आप लोगों को सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। हाँ मैडम, ये पूछना था, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर बहुत नीचे आया हुआ है, क्या इसको अभी वैल्यू स्टॉक्स माने जा सकते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट RBI बढ़ाती जा रही है अमेरिका के फेड के कारण, तो क्या इसको कब इंटरेस्ट रेट बढ़ना रुकेंगे इंडिया में? क्या ये ईयर 6 मंथ या 1 साल में इंटरेस्ट रेट वापस गिरना शुरू हो जाएंगे, जिनकी इन स्टॉक में तेजी आ सकती है? हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। थैंक यू।
जी देखिए, फेडरल रिजर्व बैंक अभी भी एग्रेसिव है अपने स्टैंड के प्रति, और नवंबर 2 की जो उनकी मीटिंग होगी उस पर निर्भर करेगा कि वो क्या स्टैंड लेते हैं। पर माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व बढ़ाएगा ही और कम नहीं करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी उनके लिए जो है दिक्कत की चीज बना हुआ है। और इसके तहत हम भारत को भी मेल खाते हुए अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने होंगे, क्योंकि FII का रुझान काफी हद तक बाहर की तरफ रहा है और आपने देखा है कि रुपए काफी हद तक डिप्रिशिएट कर गया है, जो महंगाई के दर को और कई हद तक भारत के लिए बढ़ाता है। और भी दिक्कतें पैदा करता है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुए हैं। अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में जो बाइंग इंटरेस्ट है वो फिर से जागा है, क्योंकि जो रिकवरीज हैं वो पॉजिटिव रही हैं, और ओवरऑल लोगों के पास जो कमाने की सुविधा है वो जताती है कि वो कितना हाउसिंग में इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे जैसे एक अच्छी ग्रोथ रहेगी, वैसे वैसे जो हाउसिंग सेक्टर है वो भी डेवलप करेगा। इंटरेस्ट रेट्स कम जो ओवरऑल पैटर्न देखा जाता है हाउसिंग सेक्टर में, वो ये देखा जाता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन है, वैसे वैसे फिजिकल एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अगर क्रेडिट फ्लो रहेगा मार्केट के अंदर जो बैंक्स ने पहले मेंटेन किया था, तो हम देखेंगे कि हाउसिंग सेक्टर काफी बेहतरीन परफॉर्म कर पा रहा है। Yamini, you had taken a call earlier upon the digital rupee question from one of our listeners. Is the digital rupee redeemable in conventional paper currency? Okay, digital rupee or a digital currency will be issued by the central bank, which is equivalent to your normal paper currency. So it has the same value as the paper currency. And again, since it's issued by the central bank, it is fully promisable by the central bank to be returned to you in the value in which they have offered to you. Is it backed by open market operations for government securities as it is for conventional paper-based currency, which is again transacted electronically as well? Yes, when the digital currency will be brought about by the central bank, it will be backed in the similar manner like the paper currency is backed. Usually the paper currency was earlier backed by the gold deposits, but now it's backed by the government guarantees. So which is the same thing, as the same process would be followed for the digital currency. यामिनी जी, अभी आपने हमें थोड़ी देर पहले बताया कि इतने सारे जो रिफॉर्म्स के स्टेप्स लिए गए हैं, भारत में जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो इंडिकेशंस हैं, उन सबको देखते हुए आपको लगता है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है बाजार में, 10 करोड़ की संख्या को क्रॉस कर गया है डीमैट अकाउंट्स, तो आपको लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये आगे भी बना रहेगा? जी, मुझे लगता है एक आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ओवरऑल एक काफी हद तक पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट रही है, और जो काफी स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स किए हैं वो भी पॉजिटिव इंडिकेटर्स दे रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। कोशिश यही रही है कि जो स्टेबिलिटी है वो रिफ्लेक्ट हो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जो रिफ्लेक्ट हुई है। चाहे आप वो GST के कलेक्शंस देख लें, चाहे आप वो डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शंस देख लें, ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी कहा कि PMI इंडेक्स है, उसका भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर रहा है। बाकी सारी इंडिकेशंस जिस तरीके से है हमारे भारत की, जहां पे इन्फ्लेशन को भी ओवरऑल क्रूड ऑयल प्राइसेस के इतने बढ़ने के बावजूद भी काफी हद तक कंट्रोल किया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखें भारत में कोविड के दौरान जितनी भी फूड सप्लाईज थी या जितनी भी मेडिसिन सप्लाईज थी, उसमें ना तो प्राइस हाइक्स हुए, ना शॉर्टेजेस हुई, और ना ही कोई पैनिक्स क्रिएट हुए। ओवरऑल हाँ, एक सिनेरियो था कि जहाँ पे सभी को डर था कि ये पेंडेमिक उनके घरों में मुश्किलें ना खड़ी करे, और काफी लोगों ने अपने लव्ड वंस भी लूज किए, पर फिर भी जो सप्लाईज थी किसी भी तरीके की, किसी भी सामान की, वो भारत में कहीं पे भी रुकी नहीं, और लॉकडाउन के बावजूद ये एक चलता हुआ स्तर रहा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी भारत के लिए।
और आप फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगी? जो आप जैसे आपने मेंशन किया, फूड, फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, ये 3 ऐसी चीजें थी जिनके प्राइसेस बढ़े, जो क्राइसिस चाहे वो कोविड का हो या यूक्रेन रशिया का संघर्ष हो। सो इसमें काफी सब्सिडीज भी दी है सरकार ने। सो आपको लगता है कि जो रेवेन्यूज, जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, टैक्स कलेक्शंस, रेवेन्यूज इनफ्लो स्ट्रांग है सरकार का, और हम आशा कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल जो एक मजबूती होती है उसके फ्रंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जी देखिए, सरकार ने कोशिश की है कि वेलफेयर स्कीम्स और कोविड के मद्देनजर रखते हुए फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन करे। जब कोविड था तब 9.5% से 13% भी लेकर के गए, क्योंकि कोविड के दौरान किसानों को, महिलाओं को, एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो आने वाला साल था उसके अंदर 6.8% के आसपास फिस्कल डेफिसिट रखा। कोशिश यही की है कि टैक्सेस को किसी तरीके से कम ना करते हुए इकोनॉमी को वापस रिकवरी पे लाते हुए टैक्सेस को कलेक्ट किया जाए। जीएसटी के कॉम्पनसेशन स्टेट्स के लिए खत्म भी हो रहे थे, उसके बावजूद भी कोशिश यही रही कि स्टेट्स को कॉम्पनसेशन मिले ताकि वो वेलफेयर एक्टिविटीज कर सके। जितनी भी योजनाएं रही हैं उसमें ओवरऑल वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए और काफी हद तक सामाजिक समावेश मेंटेन करते हुए कोशिश की है कि जो है फिस्कल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। Dr. Yamini, speaking of fiscal deficit, for the April to August quarter, it was at 32.6%, whereas the target is 6.4% for the entire financial year. How do you see the government bringing it down to its target level? Well, I think right now the government doesn't have many places to go, because already the taxes are high and the inflation is at the highest level. For it to employ for the taxes may not be a right approach. So what would be more of an appropriate approach is to look for more disinvestments at the moment so as to get capital receipts, because the economy is fully recovered and there is pockets in the market which can buy, many of the PSUs. That may be one option that can be looked at. Also, I do feel that since the bases have been already increased, I think, and the overall digitalization has happened, they should, within the buoyancy of the economy, should produce the tax revenues for the government. But because the overall economy, the common man is struggling with both the problem of inflation as well as difficult economic times, I would still not feel that taxes may be the right option. गुरुनाथ जी थाने से हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी, आपका स्वागत है। क्या है आपका अगला सवाल? हाँ जी मैम, मेरा फोन कट गया था जी मैम। मेरा क्वेश्चन था, ये जो अपनी जो योजना, जो स्कीम लॉन्च की थी, अपना जो डिजिटल और इंटरनेट जो भी है अपना बैंकिंग यूनिट, तो मैम ये मतलब ये शेयर मार्केट में ट्रेड करने में कितनी मददगार होगी, और इसका विस्तार मतलब बहुत जल्दी मतलब 70 जिलों में किया है और मतलब और भी जिलों में हो जाएगा। और मेरा थोड़ा सा हटके एक सवाल है मार्केट से। मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने गया था मैम, आईओसी का पंप था, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था। तो वो लोग क्या बोले कि इंटरनेट नहीं है, नेट चला गया है। तो क्या है जो आईओसी का जो पंप होते हैं, जो यूनिट बनाते हैं, जो पेट्रोल सप्लाई करते हैं, तो क्या ये इंटरनेट से क्या इनका संबंध होता है? मेरे को 2 घंटा वेट करना पड़ा था, तब जाके पेट्रोल मिला था। तो सर ये जी यामिनी जी, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगी? एक तो पहले उन्होंने डीबीयू के बारे में पूछा कि उसको कैसे हेल्पफुल है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में। हाँ जी, तो देखिए ओवरऑल डिजिटल करेंसी जैसे ही आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होगी, वैसे ही क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में करेंसी आती है, डिजिटल करेंसी, आप उससे डायरेक्टली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं और वो आपके डीमैट अकाउंट के साथ जुड़ी होगी। सो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होगा, कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होगी। आप जितना पैसा देंगे उतना पैसा इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा और आपके पास पैसा आ जाएगा। डिजिटल करेंसी का ये फायदा होगा आपको, क्योंकि इमीडिएट ट्रांसफर्स हो जाते हैं।
दूसरा आपका सवाल है पेट्रोल पंप को। पेट्रोल पंप पे इंटरनेट से जो पेट्रोल है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हो सकता है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो और या कोई जेनसेट की फैसिलिटी ना हो जिसकी वजह से पेट्रोल नहीं दिया जा रहा हो। इंटरनेट का उससे कोई लेना देना नहीं होता। Well, let's now move on to the Asian markets. Asian share indices at today trade mixed. South Korea's Kospi gained 1% and Japan's Nikkei 225 rose 0.3%. On the other hand, Hong Kong's Hang Seng tumbled 6.3% and China Shanghai Composite Index fell 2%. European share markets were up in intraday trade. France's CAC rose 1.9%. Germany's DAX gained 1.8% and London's FTSE 100 was trading 0.6% up when reports last came in. Yamini, how is it that Hong Kong's Hang Seng Index fell by 6.3%? We're talking about possibly circuit breakers coming into play. Well, overall, there has been volatility in the market, and the geopolitical crisis that has been playing an important role in the markets is one of the factors which is affecting the stock markets today. So I do feel that one, the volatility and the geopolitical crisis that we have seen in the international divides of one, the Russia-Ukraine crisis, and other, the Taiwan issue, is playing an important role in the stock markets. The third thing that is playing an important role is the crude oil prices and the way the central banks are, raising the interest rates. And Yamini ji, briefly, आपको लगता है ब्रिटेन में जो डेवलपमेंट्स है उसका कोई असर होगा स्टॉक मार्केट्स पे? जी देखिए, उसका एक तो सीधा असर आया है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स ने असेस किया है कि फिस्कल प्रूडेंस ही एक प्रॉपर वे है आगे जाने का, और जो लैक्सिटीज अडॉप्ट की गई थी बाय ट्रूथ इन trying to bring the economy in a better phase has not been accepted overall either in the Britain market or in the other markets. So fiscal prudence continues to remain. Fiscal prudence को अभी भी माना highest priority, right? Is the top priority for all economies. Moving on to the oil market, oil prices today declined more than 0.5% amid a slowdown in demand from China. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.60 per barrel, while WTI crude prices were at $83.90 per barrel. The news is also reporting, Yamini, that the buying of crude oil has actually gone up. To what extent do you see prices being influenced? Prices are still above $90 a barrel. Do you see it coming down? What are the moves being taken by emerging economies like India? Well, overall, the emerging economies are opting for the different alternatives that are possible of buying cheap oil, whether it is from Russia or from Iran. India has already internationalized rupee for the purposes of trade, which does make an important difference in terms of trading. So then it is also looking for alternatives beyond oil for generating other means. But then oil continues to be an 80% import bill for any economy. So the difficult situation for any of the emerging economies is today, one, the high rising prices of oil, which continue to be affected by the geopolitical crisis of the Ukraine and Russia. Also, the crisis that is unfolding through Taiwan also affects the overall market. But again, the strategic partnerships that many emerging economies are playing, especially India, in the world markets, whether it is through FTAs or is through maintaining a balance in the world markets, is going to be the key in managing their economy. आइए अब चलते हैं सोने की ओर। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,653.70 प्रति आउंस के स्तर पर था। हालांकि चांदी बढ़त दर्ज करती हुई $19.20 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही थी। समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यामिनी जी, और सभी श्रोताओं का भी जिन्होंने इतने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। And before we close, a reminder of the headlines. Muhurat trading is taking place at BSE and NSE and the occasion of Deepavali. Sensex nears the 60,000 mark, Nifty above the 17,750 level. Indian share markets outperformed global peers in the period of Samvat 2078. During the period, domestic investors pumped more than 2.2 trillion rupees and demat account tally crosses 100 million mark. Asian share indices trade mixed.
and Brent crude oil prices slipped to $92 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.